चैप्टर 48। वो गुंडा समर्थ पर गन तान कर खड़ा हो जाता है। अब आगे ये देख आयरा और अरिन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दोनों ही जल्दी से कार से बाहर उतरते हैं और उसे गुंडों के लीडर से कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, पिस्टल को नीचे करो। लेकिन वह गुंडा अभी भी समर्थ पर गन ताने खड़ा था। आयरा उस गुंडे से कहती है, मैंने कहा समर्थ के सामने से गन नीचे करो। इतना सुन वो गुंडा आयरा पर ही गन पॉइंट करते हुए बोला, ठीक है तुम पर गोली चला देता हूँ, तुम दोनों को ही तो यहाँ मारने आया हूँ मैं। इतना कह वह आयरा और अरिन दोनों पर एक एक कर अपनी गन पॉइंट करने लगता है। मौके का फायदा उठा समर्थ उसके हाथ पर लात मारता है। वह गन छूटकर जमीन पर गिर जाती है। बस उन गुंडों आयरा, अरिन और समर्थ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक एक कर सारे गुंडे आगे बढ़ते हैं। तीनों मिलकर फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। सभी को धूल चटा देते हैं। सभी इधर उधर पड़े दर्द से कराह रहे थे, लेकिन वह गुंडों का लीडर नीचे से गन उठा अरिन पर तान कर खड़ा हो जाता है। तुम दोनों में से तो मैं आज किसी एक को मार कर ही जाऊंगा। मुझे मेरे जनाब के सामने खाली हाथ नहीं जाना आज। इतना कहकर वह ट्रिगर पर उंगली रख देता है। दूसरी ओर विवान परेशानी से बालकनी में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रणधीर चौधरी का कहने का मतलब क्या था। आखिर इन सब में उसके नाना जी कैसे इन्वॉल्व है। उसके नाना जी ने आखिर संध्या के साथ किया क्या है, और कहीं ये संध्या अरिन की माँ तो नहीं। ना जाने ऐसे कितने ही सवाल लिए बेचैनी से इधर से उधर विवान चक्कर लगा रहा था और दरवाजे पर खड़ी निया बस उसे देख रही थी। वो परेशान होता देख रही थी। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विवान इतना परेशान क्यों है, ना ही विवान उसके साथ अपनी परेशानी शेयर कर रहा था। दूसरी ओर करण भी उन लोगों के साथ वापस आ चुका था। कियारा करण के रूम के बाहर डोर को नोक करती है। जब करण कियारा को देखता है तो बालकनी से रूम में आ उसे बुलाते हुए, अंदर आओ, मेरे सवाल का जवाब देने आए हो। करण कियारा से पूछता है जो सवाल उसने कियारा से अपनी हवेली में किया था। कियारा चिढ़ते हुए बोले, ओह शट अप, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देने आई, मैं तुमसे सवाल पूछने आई हूँ। करण छोटी नजरें कर कहता है, कैसे सवाल। कियारा बोली, जब हम वापस घर आ रहे थे तो तुम्हारे बाबूजी ने कहा था कि अपने नाना जी से पूछना कि संध्या के साथ उन्होंने क्या किया। ये संध्या कौन है। करण एक गहरी सांस ले बोला, संध्या मेरी बुआ जी है, स्वयं उफरन भाई की माँ। कियारा छोटी नजरें कर कंफ्यूजन में कहती है, तो इन सब में मेरे नाना जी का क्या कनेक्शन। करण एक गहरी सांस ले बेड पर बैठ जाता है। वो कियारा को भी अपने सामने सोफे पर बैठने का इशारा करता है। कियारा सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए करण। करण एक फीकी हंसी हंसते हुए बोला, अगर मैं सच बता भी दूंगा ना तभी तुम दोनों भाई बहन शायद उस सच पर यकीन ना करो। मेरे बाबूजी ने कहा था ना, पहले अपने नाना जी से जाकर सवाल करना। अगर वह जवाब नहीं देते हैं तो मेरे बाबूजी तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देंगे, वह भी सबूत के साथ। याद रखना, जो मेरे बाबूजी सबूत देंगे वह असली होंगे, बाकी तुम दोनों की मर्जी। तुम दोनों भाई बहन किस पर यकीन करोगे, अपने नानाजी पर, यहाँ पर। इससे ज्यादा मैं भी नहीं जानता। देखो मैं उस टाइम बहुत छोटा था, ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता, पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिस कारण बाबूजी ने कभी भी विराज वशिष्ठ को उनके बेटे के बारे में नहीं बताया, और मुझे नहीं पता कि 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से उन्होंने बता दिया। सुनने में जो आया है मैं उस पर यकीन नहीं करता कि अरिन ने किसी का मर्डर किया है। अगर यमराज भी आकर मुझसे कहे ना कि वह मर्डर अरिन भाई ने किया था, फिर भी उस पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वह किसी का खून नहीं कर सकते, अपने हाथ किसी के खून से नहीं रंग सकते। उधर दूसरी ओर उस गुंडे की गोली चलाने से पहले ही उस गुंडे के हाथ पर गोली मिस्टर भारद्वाज चला देते हैं। कुछ गुंडे वापस से खड़े होकर फिर से हाथापाई करने पर उतर आते हैं। राघव भारद्वाज अरिन से कहते हैं, आयरा को लेकर जाओ यहाँ से, इन लोगों को मैं देख लूंगा। समर्थ बोला, हाँ सर ये सही कह रहे हैं, आप मैम को ले जाए। इतना कहकर समर्थ कार की चाबी अरिन को दे देता है। अरिन पहले तो मना करता है, लेकिन उन दोनों के बार बार जिस करने पर आयरा को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद समर्थ और राघव भारद्वाज दोनों ही उधम सिंह की हवेली में थे। समर्थ अपने पिताजी पर गुस्सा करते हुए कहता है, बाबूजी मैंने आपको समझाया था ना कि उन सब में अरिन की गलती नहीं है, और आपको सच बताया था, आपको फिर भी सच पर यकीन नहीं। मिस्टर भारद्वाज कहते हैं, अपने उस बड़े बेटे के अलावा किसी पर यकीन करेगा या नहीं तू, या बस वही प्यार है, वह मरा हुआ बेटा, जिंदा बेटे की भी फिक्र नहीं तुझे। वो गुंडे तुम्हारे बेटे को भी जान से मार सकते थे। आज अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो उनके साथ साथ वो तुम्हारे बेटे को मार सकता था, इतना जुनून था उसकी आंखों में। उधम सिंह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ अगर यह मर जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बड़े बेटे की मौत का बदला लेने के बीच में यदि ये रोड़ा बनेगा तो मैं इस रोड़े को भी साफ कर सकता हूँ।
चाहे वो रोड़ा मेरी खुद की अपनी औलाद ही क्यों ना हो। ये सुनकर कहीं ना कहीं समर्थ को बहुत बुरा लगता है कि उसके पिता अपने मरे हुए बेटे के लिए अपने जिंदा बेटे तक को मारने को तैयार है, सिर्फ एक मौत का बदला लेने के लिए। और कैसा बदला, जिसमें गलती तो खुद उनके बेटे की थी जो कि उन्हें नजर नहीं आ रही थी। जैसे तैसे समर्थ अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि अपने ही पिता के मुंह से ये बात सुनना किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं लगता। समर्थ को अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था कि उसी का पिता अपने ही गुंडों से उसकी भी सुपारी देकर बैठा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उन्हें इस खून खराबा करने, बदला लेने से मना कर रहा है। और बस उनके ऊपर तो बदले का ऐसा भूत सवार है कि वह कर रहे हैं ना गलत, कोई मतलब नहीं। बस उन्हें तो अरिन आयरा को मारकर अपने बेटे की मौत का, अपनी दर्द का बदला लेना है। समर्थ जैसे तैसे कर खुद को संभालता है और उधम सिंह से कहता है, बाबूजी आप गलत कर रहे हैं, सच का साथ ना देकर गलत का साथ दे रहे हैं। इतना साथ दे रहे हैं कि गलत के चलते आप अपने बेटे तक की सुपारी देकर बैठे हैं, अपने गुंडों को। क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा? क्यों? कम से कम मेरी बात का तो यकीन करिए, मैंने उस लड़की की आंखों में सच देखा है, अपनी बहन को खोने का दर्द देखा है। उसके पास आज कुछ नहीं है, सिर्फ भाई, उसके छोटे भाई सिवा, उसके पिता, उसकी बड़ी बहन। आपके बेटे के कारण उसे दूर हो गई, वह तो बदला लेने नहीं आए आपसे या मुझसे, तो आप क्यों ले रहे हो? क्यों क्यों कर रहे हो? आपके आगे जानने के लिए बने रहिए।